ओके, तो अब हम बात करेंगे द सेकंड पार्ट ऑफ ATL, प्राइमरी सर्वे ऑफ ATLS, दैट इज़ द ब्रीदिंग कॉम्पोनेंट। ठीक है, तो ब्रीदिंग के अंदर उन्होंने कहा हुआ है कि जब आपका एक सिक्योर एयरवे इस्टेब्लिश हो जाता है फिर हम ब्रीदिंग की तरफ देखते हैं। ब्रीदिंग को पहले देखेंगे असेस कैसे करते हैं और फिर उसको मैनेज कैसे करते हैं। इसके अंदर मेनली हम देख रहे होते हैं कि चेस्ट की कोई इंजरी तो नहीं है, क्योंकि कोई लंग्स के अंदर कोई ट्रॉमा हुआ, कोई ऐसा मसला हो गया, टेंशन, निमोथोरैक्स, ये सब चीज़ें कि पेशेंट ब्रीद ना सही से कर रहा हो। तो एक बात तो आपने ध्यान रखनी कि जितने भी ट्रॉमा पेशेंट्स हैं आप उनको सप्लीमेंटल ऑक्सीजन सबको लगा देते हैं। एयरवे को मैनेज करो, एयरवे को असेस करो, एयरवे जब ओपन है तो सप्लीमेंटल ऑक्सीजन लगा दो। अब इसके अंदर 12 पैथोलॉजीज़ हो सकती हैं। उन 12 के अंदर से जो 6 होती हैं वो लाइफ थ्रेटनिंग होती हैं और 6 पोटेंशली लाइफ थ्रेटनिंग है। तो अब आपको पता है कि प्राइमरी सर्वे में हम किनको देखेंगे, उनको जो लाइफ थ्रेटनिंग, इमीडिएटली लाइफ थ्रेटनिंग है। ठीक है, तो इसका एक निमोनिक है एटम FC, एटम FC। ए फॉर एयरवे वो आपने मैनेज कर लिया। टी क्या है, टेंशन नीमोथोरैक्स। ओ फॉर ओपन नीमोथोरैक्स। ठीक है, सो टी फॉर टेंशन नीमोथोरैक्स। टेंशन नीमोथोरैक्स होगा, पेशेंट ब्रीथ नहीं कर पाएगा, आपने उसको डीकम्प्रेस करना है। अगर किसी ने गुड डॉक्टर देखा है तो उसकी सीज़न 1 की फर्स्ट एपिसोड में ये होता है कि उस बच्चे को टेंशन नीमोथोरैक्स होता है और वो उसको कंप्रेस करता है, वहाँ पर वो चेस्ट ट्यूब डाल देता है। लेकिन अगर ऑब्वियसली वो तो मूवी है, इस तरह उन्होंने किया हुआ सब कुछ, लेकिन हम इस तरह की सेटिंग में चेस्ट ट्यूब फ़ौरन से नहीं डाल सकते। तो आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी नीडल पकड़ के उसकी सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में डीकम्प्रेस कर देते तो भी उसका सेम ही इफेक्ट होना था। ठीक है, सो टी फॉर टेंशन नीमोथोरैक्स, इट इज़ वेरी लाइफ थ्रेटनिंग, इमीडिएटली लाइफ थ्रेटनिंग, पेशेंट की वहीं पे डेथ हो सकती है, तो आपने उसको फ़ौरन से मैनेज करना है। ओ इज़ फॉर ओपन नीमोथोरैक्स। ठीक है, ये इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन टेंशन नीमोथोरैक्स ज़्यादा सवेयर होता है। मैसिव हीमोथोरैक्स। हीमोथोरैक्स का मतलब है कि जो है ना, वहाँ पर ब्लड बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया और अब पेशेंट के लंग्स एक्सपैंड नहीं कर रहे और वो ब्रीद नहीं कर रहा, ब्लीडिंग भी साथ उसकी हुई है। ठीक, एफ फॉर फ्लेल चेस्ट और सी फॉर कार्डियक टेम्पोनार्ड। तो मेन जो इसके अंदर सबसे सवेयर है दैट इज़ टेंशन नीमोथोरैक्स, फिर ओपन नीमोथोरैक्स, हीमोथोरैक्स, फ्लेल चेस्ट एंड कार्डियक टेम्पोनार्ड। तो कुछ लोग कहते हैं कि पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग है, ये इमीडिएटली नहीं आता, बट कुछ जगहों पे लिखा होता है, तो आप किसी तरह भी लिखें। तो मेन बात ये है कि जब ब्रीदिंग को मैनेज करना है तो हमने इन सब चीज़ों को, जो मैंने आपको पैथोलॉजीज बताई, इनको हम डिस्कस करते हैं और मैनेज करते हैं। अगला सवाल ये आता है कि इनको आप असेस कैसे करोगे, क्योंकि अभी तक पेशेंट आया है ट्रॉमा वाला और हम बहुत ज़्यादा टेस्ट वगैरह नहीं करा सकते। अभी तक हमने कैसे असेसमेंट की है, उससे पूछा आपका नाम क्या है, एयर वे असेस हो गया। अब ब्रीदिंग की असेसमेंट मेनली इंस्पेक्शन, मेनली एग्जामिनेशन होती है। ठीक है, तो एग्जामिनेशन आप क्या करेंगे, उसकी देखेंगे कि चेस्ट मूवमेंट सिमेट्रिकल हैं कि नहीं, दोनों साइड पे चेस्ट इक्वली राइज कर रही है कि नहीं। इंस्पेक्शन पे आपको दिखेगा कोई प्रॉपर वहाँ पे कोई स्टैब वूंड या पेनिट्रेटिंग इंजरी है कि नहीं। फिर आप देखेंगे पैल्पेशन, ट्रेकिया को पैल्पेट करना है, डेविएशन ऑफ ट्रेकिया हुई है कि नहीं। ये सारी चीज़ें जो मैं बोल रही हूँ दे आर इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू लुक फॉर कि चेस्ट मूवमेंट सिमेट्रिकल है कि नहीं ऑन इंस्पेक्शन। देन ऑन पैल्पेशन यू लुक फॉर द डेविएशन ऑफ ट्रेकिया। ठीक है, चेस्ट वॉल, इन सब चीज़ों को आप पैल्पेट करेंगे। फिर क्रेपिटेशंस, ठीक है, क्रेपिटेशंस हैं या उसको कहीं पे दर्द है, टेंडरनेस है, ये सब देखेंगे। परकशन के अंदर अभी तक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है कि चेस्ट मूवमेंट सिमेट्रिकल है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर एक तरफ चेस्ट कम राइज कर या मतलब वहाँ पर कुछ मसला है, दोनों तरफ सेम होनी चाहिए। दूसरी नंबर पे ट्रेकिया डेविएट किया हुआ है या अपनी नॉर्मल जगह पर है। अगर ट्रेकिया डेविएट हुआ है तो मोस्टली यही होता है कि फॉर एग्जांपल ये 2 लंग्स हैं, ठीक है, सेंटर में ट्रेकिया, तो अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा हवा भर जाएगी इस वाले रीजन में तो ये क्या करेगा, ट्रेकिया को पुश कर देगा, तो ट्रेकिया पुश होके दूसरी तरफ डेविएट होगा। तो अगर ट्रेकिया डेविएट हुआ है, इट्स नॉट इन द सेंटर, जो भी उसकी ओरिजिनल पोजीशन होती है, तो इट मीन्स कि कोई मसला है। टेंशन नीमोथोरैक्स मोस्टली हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू लुक फॉर सिमेट्रिकल चेस्ट मूवमेंट, फिर आप देखेंगे ट्रेकिया की डेविएशन। और जो आप ट्रेकिया डेविएट हो, हमारे माइंड में 2 चीज़ें आएंगी, इट कैन बी हीमोथोरैक्स और टेंशन नीमोथोरैक्स। तो आपने इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, सिंपली आप परकशन करेंगे। अगर तो नीमोथोरैक्स यानी हवा है तो परकशन नोट हाइपर रेजोनेंट होगी, लंग्स की नॉर्मली रेजोनेंट होती है। तो अगर नीमोथोरैक्स है तो वो हाइपर रेजोनेंट होगी, और अगर वो हीमोथोरैक्स है, ब्लड है, तो वो डल होगी। तो आप परकशन नोट इनको डिफ्रेंशिएट करेगा। परकशन नोट पे आप क्या देखेंगे कि डल परकशन नोट, ठीक है, डल परकशन नोट है
विद एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स, उस साइड पर वो नहीं ले रहा, डल है तो ये हीमोथोरेक्स है। और अगर हाइपर रेजोनेंट है विद एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स, इंडिकेटर ऑफ मैसिव नीमोथोरेक्स। आप कहेंगे कि वहाँ पर तो हवा भरी हुई है, ब्रेथ साउंड्स के एब्सेंट है ना, तो मतलब वो सारी हवा बस एक भरी हुई है, देयर इज़ नो फ्लो ऑफ एयर देयर, बस वो भरी हुई है, स्टक है, लंग्स एक्सपैंड नहीं करे, तो उस साइड पर जहाँ पर टेंशन नीमोथोरेक्स होगा देयर विल बी नो ब्रेथ साउंड्स। परकशन नोट वुड बी हाइपर रेजोनेंट इन केस ऑफ नीमोथोरेक्स द एयर, और इट विल बी डल इन केस ऑफ हीमोथोरेक्स जब ब्लड इकट्ठा हुआ होगा। तो ये आपकी एवेल्युएशन होगी। तो ब्रीदिंग वाला कंपोनेंट आपने कैसे, एक तो जनरल बात लिखी ना कि सबको सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देनी है, ये बात पता है सबको देनी है ऑक्सीजन। फिर स्पेसिफिक के अंदर अब हमने डायग्नोस करना है कि उसको कोई स्पेसिफिक मसला तो नहीं है का, यानी ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल भी चल रही है किसी बंदे की, तो उसको भी आपने सप्लीमेंटल ऑक्सीजन दे देनी है। अब आपने स्पेसिफिक चीज़ों को रूल आउट करने के लिए मैंने आपको एटम एफसी का निमोनिक बताया। इसके अंदर इवैल्यूएशन के लिए आपने देखना है कि उसकी चेस्ट दोनों तरफ सिमेट्रिकल राइज करिए कि नहीं, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट पर आप ट्रेकिया की डेविएशन देखेंगे, क्रेपिटेशन, ये सब चीज़ें भी देख लेंगे। ट्रेकिया डेविएट कर रहा है कि नहीं, परकशन देखेंगे, डल परकशन नोट है और ब्रेथ साउंड्स एब्सेंट है, इट इंडिकेट्स हीमोथोरेक्स। हाइपर रेजोनेंट परकशन नोट विद एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स, इट इंडिकेट्स नीमोथोरेक्स। ठीक है, ऑस्कल्टेट करेंगे ब्रेथ साउंड्स को, और एंगोर्ज वेन देखेंगे और ये सब कुछ, क्योंकि देखिए लंग है वो सारा, वो वहाँ पर सब कुछ एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, तो वेन्स की एंगोर्जमेंट होगी, और सर्जिकल एम्फाइसीमा, ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं। अब मैनेजमेंट कैसे करें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जैसे आप असेस करेंगे साथ साथ मैनेज करेंगे। तो जनरल मैनेजमेंट पूरे थोरेसिक ट्रॉमा की क्या है, पल्स ऑक्सीमीटर डाल दिया और साथ ऑक्सीजन सैचुरेशन को आपने देखना है, उसको असेस करना है। 100% ऑक्सीजन आर गिवन टू ऑल ट्रॉमा पेशेंट्स। इस लाइन को हम थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। हाँ, एडमिनिस्टर 100% ऑक्सीजन टू ऑल ट्रॉमा पेशेंट, ये पॉइंट आपने जहन में रखना है कि उसकी ब्रीदिंग नॉर्मल है, सब कुछ है, आपने उसको असेस किया, ब्रीदिंग नॉर्मल है, लेकिन वो ट्रॉमा का पेशेंट है, तो हर पेशेंट को आपने 100% ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करनी है। ठीक है, अगला पॉइंट ये क्या है कि कंटिन्यू असिस्टेड वेंटिलेशन। ठीक है, अब असिस्टेड वेंटिलेशन ज़रूरत है तो आप करेंगे। असिस्टेड वेंटिलेशन में बैग मास्क आ सकता है, एम्बू बैग होता है, वेंटिलेटर होता है, वो डिपेंड करता है उसकी सिविरिटी पे। जैसे हमने एयरवे में कितनी सारी पॉसिबिलिटीज़ पढ़ी हैं, तो यहाँ पे भी वो सब चीज़ें हो सकती हैं। फिर आगे उन्होंने स्पेसिफिक लिखा हुआ है, वैसे चेस्ट ट्रॉमा में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ बस थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि मैसिव हीमोथोरेक्स है तो उसमें आपने चेस्ट इंट्यूबेशन कर देनी। ठीक है, पेनिट्रेटिंग चेस्ट ट्रॉमा है, पेनिट्रेटिंग चेस्ट ट्रॉमा है तो उसको उस तरीके से मैनेज करेंगे। ओपन नीमोथोरेक्स इंक्लूसिव ड्रेसिंग्स कर रहे होते हैं। फ्लेल चेस्ट के अंदर कुछ खास में करने की ज़रूरत नहीं होती, बस पेशेंट को पेन बहुत होती है तो आप पेन मैनेजमेंट करते हैं। और तो इसके अंदर नहीं, ये पूरी डिटेल थोरेसिक ट्रॉमा में करेंगे। बस अभी के लिए आप इतना याद रख लेंगे, मोस्ट ऑफ द जो थोरेसिक ट्रॉमा वाली चीज़ें हैं उनके लिए आप नीडल डिकम्प्रेशन एंड चेस्ट इंट्यूबेशन करते हैं। डायग्नोसिस क्लिनिकली हो जाता है और फिर उस तरीके से हम मैनेज करते हैं। ब्रीदिंग एंड वेंटिलेशन में, ये बेले में भी उसने ये बात लिखी, ऑल पेशेंट शुड रिसीव हाई फ्लो ऑक्सीजन। ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग चेस्ट पैथोलॉजीज लाइक टेंशन हीमोथोरेक्स, मैसिव हीमोथोरेक्स एंड फ्लेल चेस्ट शुड बी डायग्नोस्ड एंड मैनेज इमीडिएटली। ठीक है, और ये मोस्टली जो होता है ये क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ पे डायग्नोसिस होता है, आपको किसी रेडियोग्राफ कुछ ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। नाउ द नेक्स्ट कॉम्पोनेंट इज़ सर्कुलेशन, हैमरेज कंट्रोल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको आप कैसे असेस करेंगे। किसी पेशेंट एक तो आपको विजिबल एक्सटर्नल हैमरेज दिख रहा है, वो अलग बात है, उसको आप असेस करेंगे, उसके कपड़ों पे ब्लीडिंग लगी, क्लोथ सोक्ड इन ब्लड, इस तरह की चीज़ों से। ठीक है, कोई कट आपको दिख रहा है, लेकिन मेनली जो इंटरनल ब्लीडिंग है उस सब की चीज़ों को आप मैनेज करेंगे पल्स रेट से और हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, सो पल्स और ब्लड प्रेशर, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें। मेनली जो ब्लड प्रेशर है उस तरीके से आप मैनेज करेंगे। अगर ब्लड प्रेशर उसका कम है, आप यही सोचेंगे ये पेशेंट हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के अंदर है और इसका ब्लड लॉस हुआ है। कहाँ से हुआ है आपको नहीं पता चला, इंटरनल ब्लीडिंग है, वो आपने अभी डायग्नोस करना है, वो मैं बताती हूँ, लेकिन आप ये अज्यूम करेंगे कि इस बंदे का ब्लड लॉस हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आप पल्स को असेस करेंगे एंड देन यू असेस द ब्लड प्रेशर। ठीक, और इसके अलावा सर्कुलेशन में आप यूरिन आउटपुट देखेंगे, जो शॉक के पॉइंट्स होते हैं ना, इसमें वो चीज़ें आएंगी। पल्स को देख लिया, ब्लड प्रेशर को देख लिया, यूरिन आउटपुट भी देखा जा सकता है। ठीक, तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि मेनली जो इसके है सबसे इंपॉर्टेंट इज़ द ब्लड प्रेशर। अगली बात ये है कि आप देखेंगे कि ब्लड क्लोथ्स वगैरह उसके ब्लड से भीगे हुए, कोई विजिबल ब्लीडिंग है, साइंस ऑफ इंजरी, एब्डोमेन के ऊपर आपको दिख रहा है कि कोई साइन ऑफ इंजरी है, पेल्विस पर, लॉन्ग बोन्स पर। पेल्विस बड़ी इंपॉर्टेंट है इस केस में, क्योंकि वहाँ पेल्विक कोई फ्रैक्चर हो गया है ना, तो ऑलमोस्ट 2 लीटर्स ब्लड तक भी एक्यूमुलेट कर सकता है और आपको दिखेगा भी नहीं। तो जैसे हमने सर्वाइकल स्पाइन की बात की थी, यहाँ पर भी यही है कि अंटिल प्रूवन अदरवाइज यू इमेजिन कि पेशेंट को पेल्विक फ्रैक्चर है एंड यू मैनेज अकॉर्डिंगली। ठीक है, और कैसे एक्सक्लूड आप कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ चेस्ट नहीं, सिर्फ और सिर्फ पेल्विक रेडियोग्राफ जो होगा ना, एक्सरे होगा, उससे आपको पता चलेगा कि इसको फ्रैक्चर है कि नहीं है। अब टाइम तो नहीं है हमारे पास एक्सरे कराने का, अब ये इमेजिन करेंगे इसको है और उस हिसाब से उसकी मैनेजमेंट करेंगे।
हाइड्रेशन स्टेटस, स्किन और ये सब चीज़ें, ठीक है। तो एवेलुएशन के अंदर पहले एग्जामिनेशन वाली बातें आपको बता दी। एग्जामिनेशन में पल्स देख ली, बीपी देख लिया, ब्लड सोकेज इन क्लोथ्स, कोई कपड़े वगैरह, कोई विजिबल साइंस ऑफ इंजरी ऑन दोज एरियाज जहाँ पर ब्लीडिंग हो सकती है, एब्डोमेन, पेल्विस, थोरैक्स, हाइड्रेशन स्टेटस देख लिया। इसके बाद मैनेजमेंट से पहले आपको और एक बात बता दूँ कि हम बेसिकली एवेलुएट सर्कुलेशन को किस तरीके से करें। अब हमें पता चल गया कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट है, उसका बीपी 70/40 इस तरह कुछ, ये बहुत लो है, इसका मतलब इसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, हीमोडायनामिकली अनस्टेबल पेशेंट है। अब ब्लीडिंग आपको कोई साइन नहीं दिख रहा, ना उसके एब्डोमेन पे कुछ पता चल रहा है, ना पेल्विक के कुछ पता चल रहा है, आप क्या करेंगे, ठीक है। तो आप कराएंगे चेस्ट के ऊपर, आप देखना चाहते हैं तो इमीडिएट चेस्ट रेडियोग्राफ हो सकता है, लेकिन ये चेस्ट वाले एग्जामिनेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाता है एक स्कैन, दैट इज़ नोन एज फास्ट स्कैन, इसका नाम है, ठीक है। फास्ट का क्या मतलब है? फोकस्ड असेसमेंट विद सोनोग्राफी, फोकस्ड असेसमेंट विद सोनोग्राफी, फास्ट स्कैन हमें कराना पड़ता है। इसके अंदर क्या होता है कि अगर कोई इंट्रा एब्डोमिनल ब्लीडिंग है ना, और आजकल तो एक और चीज़ आ गई ई फास्ट, उसे कहते हैं एक्सटेंडेड फास्ट, उसमें आप एब्डोमेन के साथ थोड़ा चेस्ट भी देख लेते हैं। तो फास्ट बेसिकली है क्या? फोकस्ड असेसमेंट सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड करते हैं एब्डोमेन का, लेकिन सिर्फ ब्लड या कोई फ्री फ्लूइड को देखने के लिए। आमतौर पे अल्ट्रासाउंड काफ़ी डिटेल्ड होता है ना, उसमें आप हर ऑर्गन, लीवर, ये वो सब चीज़ें देखें। इसमें हम सिर्फ 4 एरियाज़ ऑफ एब्डोमेन पे प्रॉब रखते हैं, जहाँ पर हमें एक्सपेक्टेड होता है कि दिस इज़ द मोस्ट पॉइंट जहाँ पर ब्लीडिंग हो सकती है, और उन 4 एरियाज़ में से असेस कर देते हैं वहाँ पर फ्री फ्लूइड है कि नहीं। और फास्ट का आपको बस ये है कि आपको अंदाज़ा होगा कि एब्डोमेन में फ्री फ्लूइड है या नहीं है, वो फ्री फ्लूइड यानी ब्लड, तो आपको बस इतना पता चल गया कि अंदर ब्लीडिंग हो रही है। इससे ग्रेड ऑफ इंजरी कितनी है, लिवर से ब्लीडिंग हो रही है तो कितने ग्रेड से हो रही है, इंजरी क्या है, ब्लीडिंग क्या है, अमाउंट ऑफ ब्लड कितनी, आपको नहीं पता चलेगा। आपको बस पता चलेगा ईदर इट इज़ प्रेजेंट और नोट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बेसिस पे हम अपनी मैनेजमेंट करते हैं। तो फास्ट स्कैन क्या है? फोकस असेसमेंट विद सोनोग्राफी। अल्ट्रासाउंड प्रोटोकॉल है, इसमें हम हीमोपेरिटोनियम और नीचे से हीमोपेरिकार्डियम भी थोड़ा सा देखते हैं। बेसिकली एब्डोमेन में 4 की एरियाज़ पे आप रखते हैं। ये देखें, ये एब्डोमेन के 9 क्वाड्रेंट्स हैं ना, तो इसमें राइट अपर क्वाड्रेंट में, यहाँ पर लेफ़्ट अपर क्वाड्रेंट, यहाँ पेल्विस में, और इधर पेरिकार्डियम। ये जो 4 एरियाज़ है ना, यहाँ पर आप अपना प्रोब रखते हैं और देखते हैं कि ईदर फ्री फ्लूइड इज़ प्रेजेंट और नॉट। जो राइट अपर क्वाड्रेंट है, यहाँ से क्या पता चलेगा? यहाँ से लीवर का आपको पता चलेगा कि लीवर की ब्लीडिंग या इंजरी है कि नहीं। लेफ़्ट से स्प्लीन का, पेल्विस में आपको सारा पेल्विक फ्रैक्चर का पता चलेगा कि यहाँ पर पेल्विक फ्रैक्चर की वजह से ब्लीडिंग हो रही है। और पेरिकार्डियम में कार्डिक टैम्पनार्ड और इस तरह की पैथोलॉजीज को आप रूल आउट कर सकते हैं। सो दिस इज़ फास्ट। तो अगर पेशेंट हीमोडायनामिकली अनस्टेबल है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो मेरा पेशेंट मैंने आपको बताया कि 70/40 उसका बीपी है, तो क्या करेंगे कि हीमोडायनामिकली अनस्टेबल पेशेंट है, कोई और ऑब्वियस, हीमोडायनामिकली अनस्टेबल का मतलब है कि इसको ब्लीडिंग हो रही है, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इस और हमने इसका करा दिया फास्ट स्कैन, आपको कहीं ऑब्वियस ब्लीडिंग नहीं दिख रही, फास्ट स्कैन पॉजिटिव आ गया, इमीडिएट लेप्रोटमी करेंगे, उसी टाइम उसको सेंट्रल इंसिजन लगाएंगे और अम्बिलिकस तक और पूरा एब्डोमेन ओपन करके देखेंगे कि क्या ब्लीडिंग हो रही है और उसकी मैनेजमेंट करेंगे। इमीडिएट सर्जिकल एक्सप्लोरेशन करेंगे, ब्लीडिंग को रूल आउट करेंगे। अगर हीमोडायनामिकली पेशेंट स्टेबल है, हीमोडायनामिकली स्टेबल वाली पिक्चर कहाँ गई? चलिए मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि हीमोडायनामिकली स्टेबल अगर पेशेंट है, अनस्टेबल नहीं है और फास्ट पॉजिटिव आ गया बट पेशेंट इज स्टेबल, तो आप फिर उसका CT स्कैन करा के प्रॉपर्ली डायग्नोस कर दें कि प्रॉपर आपको पूरी वो एब्डोमेन की एक्सप्लोरेशन ना करनी पड़े, क्योंकि बहुत लंबी इंसिजन होती है सेंट्रल। लेकिन अगर अनस्टेबल है, यू विल गो फॉर फास्ट पॉजिटिव यू विल गो फॉर सर्जिकल लेप्रोटमी, दैट्स इट, सिंपल एज दैट। सही है। तो अभी तक हमने क्या बात कर ली कि हम बात करें सर्कुलेशन की। तो सर्कुलेशन पे साइमल्टेनियस, ये नहीं है कि ये और सब कुछ हम डायग्नोस करें और इसके दरमियान पेशेंट को हम वेट कराने कि अभी हमारा डायग्नोसिस चल रहा है, साथ साथ आपने फ्लूइड देना शुरू कर देने, यानी उसको ब्लड जा रहा है, उसको क्रिस्टलोइड्स जा रहे हैं, साथ साथ जाने, साथ हम जो सोर्स ऑफ ब्लीडिंग है वो भी रूल आउट करेंगे। तो इसके अंदर 2 कंपोनेंट्स हैं सर्कुलेशन के अंदर, साइमल्टेनियस फ्लूइड रिससिटेशन, जिसका ब्लड लॉस हो गया जिधर भी हुआ है, लेकिन ब्लड लॉस तो हुआ है ना, तो आप उसको कंपनसेट कर रहे हो, साथ साथ उसको नया ब्लड फ्लूइड दे रहे हो। मोस्ट प्रेफरेबली आप उसको ब्लड ही देंगे, ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट एज़ कम्पेयर टू क्रिस्टलोइड्स। क्रिस्टलोइड सिर्फ तब देंगे, यानी इसमें नॉर्मल सलाइन या लैक्टेटेड रिंगर सिर्फ आपने तब प्रेफर करना है जब पेशेंट जो है ब्लड आ रहा है, उसकी क्रॉस मैचिंग और सब उसमें टाइम लगेगा ना, तब तक आप उसको नॉर्मल सलाइन या लैक्टेटेड रिंगर इन दोनों में से कुछ देना शुरू कर देंगे। जब ब्लड आएगा फ़ौरन से ब्लड शुरू करेंगे। मीनवाइल आप साथ साथ उसको असेस करें कि इस पेशेंट का सोर्स ऑफ हेमरेज क्या है। सोर्स ऑफ हेमरेज के लिए हमने क्या किया, फास्ट स्कैन कराया, ठीक है, और पेल्विक बाइंडर लगा देंगे, क्योंकि हमने एज्यूम
क्या हुआ है कि इसको पेल्विक फ्रैक्चर हो सकता है, तो वहाँ पर पेल्विक बाइंडर, इवन सर्जरी भी पेल्विक बाइंडर लगा के ही करेंगे। तब तक हम पेल्विक बाइंडर नहीं खोलेंगे जब तक ये रूल आउट नहीं हो जाता कि इस बंदे को फ्रैक्चर नहीं है। सही, तो यहाँ पे आपने साइमल्टेनियस फ्लूइड रिससिटेशन की है और साथ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्स ऑफ हेमरेज किया है। आपको मैंने सोर्स ऑफ हेमरेज का बता दिया। अब ये देखते हैं कि साइमल्टेनियस फ्लूइड रिससिटेशन कैसे करते हैं, कि साथ साथ आप किस तरीके से फ्लूइड को रिप्लेस करें। तो मैनेजमेंट हम देखते हैं ये। अब अगर कोई एक्सटर्नल हेमरेज है उसकी पैकिंग कर देनी है, ड्रेसिंग पैक लगा देने हैं, 2 वाइड बोर कैनुलास पेशेंट को डालने हैं, थोड़ा सा ब्लड ड्रॉ करना है, ब्लड ड्रॉ करके आपने क्रॉस मैचिंग के लिए भेज देना है। 2 वाइड बोर कैनुला लगाने, इसके अंदर वार्म ये याद रखना है आपने, ठीक है, ये इसकी डिटेल बाद में बताते हैं। सो वार्म क्रिस्टल स्टिमुलेशंस, लैक्टेटेड रिंगर दे सकते हैं या फिर आप सलाइन भी दे सकते हैं। ये परमिसिव हाइपोटेंशन ये होता है कि आप थोड़ा सा अलाउ करते हैं कि ओके हाइपोटेंशन 90 तक भी बीपी आ गया तो ठीक है। जो हेड इंजरी वाले होते हैं ना उसमें हमारा टारगेट थोड़ा हाई होता है, लेकिन आमतौर पे नॉर्मल ट्रॉमा पेशेंट्स में जिसमें हेड इंजरी नहीं है तो आप कहते हैं कि 90 तक भी सिस्टोलिक आ जाए तो ओके इट्स परमिसिबल। सो देयर इज़ अ लिटिल परमिसिव हाइपोटेंशन। फर्स्ट यू विल इंसर्ट 2 वाइड बोर कैनुलास, ठीक है, उसके वेन में इंसर्ट कर देंगे। फिर उसके बाद क्रॉस मैचिंग के लिए ब्लड भेज दिया, वहाँ से आपने वार्म क्रिस्टलोइड सॉल्यूशंस भेजे, ब्लड क्रॉस मैचिंग होके अब ब्लड आ गया उसका, तो ब्लड फिर आपने उसको डालना शुरू कर देना। ऑन द बेसिस ऑफ के फ्लूइड पे पेशेंट का रिस्पॉन्स कैसा है, हम 3 कैटेगरीज में पेशेंट को डिवाइड करते हैं। ये चीज़ें डिटेल में शोक वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको बता सकती हूँ देयर आर रिस्पॉन्डर्स, ठीक है, जिनका बीपी फ़ौरन से, ब्लड प्रेशर इज़ द मेन टारगेट। दूसरे नंबर पर ट्रांजिएंट रिस्पॉन्डर, जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा फिर उन्होंने रिस्पॉन्ड करना छोड़ दिया। और फाइनली नॉन रिस्पॉन्डर्स की, उनको फ़र्क नहीं पड़ा, आप जितना मर्जी फ्लूइड देते जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि देयर इज़ ऑन गोइंग ब्लीडिंग, और आप उस सोर्स ऑफ हेमरेज को आइडेंटिफाई करो। सही, और फिर उसके बाद ब्लड को इंसर्ट करना है, साथ आपने एनजी ट्यूब, यूरिनरी कैथेटर लगाना है, स्टमक की डिकम्प्रेशन करने के लिए। यूरिनरी कैथेटर तो आप यूरिन आउटपुट को मॉनिटर करने के लिए भी लगाते हैं। अगर पेशेंट हीमोडायनामिकली अनस्टेबल है और फास्ट पॉजिटिव आ गया है, यू विल गो फॉर डैमेज कंट्रोल लेप्रोटमी। सही, अगर पेशेंट हीमोडायनामिकली स्टेबल है और फास्ट पॉजिटिव है तो फिर लेप्रोटमी की ज़रूरत नहीं है, तो आप सीटी स्कैन पे डायग्नोसिस प्रॉपर करा लें। पेल्विक फ्रैक्चर के लिए आपने उसको पेल्विक बाइंडर्स लगाने हैं, अगर सर्जरी करनी है तो अलोंग विद पेल्विक बाइंडर ही करेंगे। अगर पेशेंट का बीपी कम है तो मैंने आपको क्या कहा है कि हाइपोटेंसिव पेशेंट शुड ऑलवेज बी ट्रीटेड एज हाइपोवॉलेमिक शोक। उसको ये नहीं आपने सोचना कि शोक की कोई और टाइप है, ये वो आपने ये सोचना कि इसको हाइपोटेंशन है तो हाइपोवॉलेमिक शोक ही होगा, कोई ब्लीडिंग हुई होगी। और एक और ये बात ये वाली कि पेल्विक बाइंडर शुड बी अप्लाइड टू ऑल हीमोडायनामिकली अनस्टेबल पेशेंट। एक हमने क्या चीज़ कर रहे थे, एज्यूम सर्वाइकल स्पाइन, उसके लिए सबको हम सर्वाइकल कॉलर लगा रहे हैं। दूसरा ये कि जितने भी हीमोडायनामिकली अनस्टेबल पेशेंट है, यू विल ऐड अ पेल्विक बाइंडर टू देम, ठीक है। जिनको ब्लंट ट्रॉमा हुआ है, जब तक आपने रूल आउट नहीं किया पेल्विक फ्रैक्चर, कैसे रूल आउट होगा, एक्सरे ऑफ पेल्विस से। जब तक प्रॉपर रेडियोग्राफ ऑफ पेल्विस नहीं हुआ, यू कैन नॉट रूल आउट पेल्विक फ्रैक्चर, यू हैव टू अप्लाई अ पेल्विक बाइंडर, ठीक। सर्जरी लेप्रोटमी पेल्विक बाइंडर के साथ होगा। और ये बात आपको बता चुकी हूँ कि हीमोडायनामिकली स्टेबल पेशेंट है, फास्ट पॉजिटिव है, तो यू कैन गो फॉर सीटी एब्डोमेन, लेप्रोटमी की ज़रूरत नहीं। सही, तो अभी तक हमने सर्कुलेशन में जो भी किया मैं आपको रिवाइज़ करके बताती हूँ। सर्कुलेशन में पहले हमने की उसकी असेसमेंट, इसके 2 पार्ट्स हैं। एक तो असेसमेंट है जैसे हम सब में कर रहे थे, लेकिन इसके अंदर साथ इमीडिएट फ्लूइड रिससिटेशन भी है। आपने असेसमेंट में सोर्स ऑफ हेमरेज को आइडेंटिफाई करना है ना, लेकिन साथ साथ आपको ये तो दिख रहा है कि इसको हेमरेज हो रहा है, इसकी पल्स रेट कम है, पल्स इसकी वेग है, बीपी कम है, यूरिन आउटपुट कम है, तो आप उसको फ्लूइड रिप्लेसमेंट देना शुरू करेंगे। अगर कोई एक्सटर्नल प्रॉपर बड़ा कट वगैरह है तो ट्रांसैमिक एसिड देंगे, ये ब्लीडिंग को रोकता है, एंटी फाइब्रिनोलिटिक है। सही, जितने भी ट्रॉमा पेशेंट्स हैं उनके अंदर आप मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल्स करते हैं। अगर पेशेंट सेवेरली हाइपोवॉलेमिक है, ट्रांसफ्यूजन आपने स्टार्ट कर देनी है ना, जब तक ब्लड आ रहा है, क्रॉस मैचिंग हो रही है, आप क्रिस्टलोइड्स देना शुरू कर देंगे, वार्म क्रिस्टलोइड्स, बस ये शुरू में देते हैं, प्रॉपरली ये इनका नहीं है। प्रॉपरली आपने ब्लड ही देना है, ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स उनको प्रेफर किया जाता है। मीनवाइल आप सोर्स ऑफ हेमरेज को आइडेंटिफाई करें। सोर्स ऑफ हेमरेज मेनली क्या हो सकता है, इट कैन बी एब्डोमेन, इट कैन बी पेल्विस। पेल्विस को हमने पेल्विक बाइंडर लगा दिया, बस इतना ही पेल्विस का करना है। उसके बाद आप करेंगे एब्डोमेन का फास्ट स्कैन कराएंगे। फास्ट स्कैन अगर पॉजिटिव है तो और पेशेंट अनस्टेबल है तो यूल गो फॉर लेप्रोटमी और वहाँ जाके ब्लीडिंग को रोक के आएंगे।
और अगर पेशेंट स्टेबल है तो फिर तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं। और मीनवाइल उसको ब्लड मिलता जा रहा है। फ्लूइड रिससिटेशन इमीडिएटली आपने करते रहना है साथ साथ, ठीक है। फिर उन्होंने ये भी लिखा हुआ कि होल बॉडी CT स्कैन भी कराया जा सकता है, जिससे आप पूरी बॉडी का CT स्कैन करा के देखें कि इस बंदे को कहाँ पे ब्लीडिंग है। लेकिन ये गोल्ड स्टैंडर्ड तो है, लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशंस वो होती हैं जो आइडियल होती हैं, हर जगह वो नहीं हो सकती, तो ये नहीं की जाती मोस्टली यही होता है कि आप फास्ट स्कैन करा लो और साथ पेल्विक बाइंडर लगा दो। ये उन्होंने कहा है कि अगर आप WBC यानी होल बॉडी CT स्कैन नहीं करा सकते तो आप पेल्विक बाइंडर लगाओ और पेशेंट की लेप्रोटमी करो और वहाँ से जाके ट्रीटमेंट करो। तो यहाँ पे हमारा कंपोनेंट ख़त्म हो जाता है एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। मैं एक जनरल से इनकी रिवीजन करूँगी और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अगला जो D और E है, डिबिलिटी एंड एक्सपोजर, तो वहाँ पे प्राइमरी सर्वे कंप्लीट हो जाएगा। हम डिस्कस कर रहे हैं ATLS के 3 कंपोनेंट्स हैं, प्राइमरी सर्वे, सेकेंडरी सर्वे एंड डेफिनेटिव के, ठीक है। तो प्राइमरी सर्वे के अंदर क्या क्या होता है, एयरवे मेंटेनेंस, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, हेमरेज कंट्रोल। एयरवे मेंटेनेंस से पहले भी एक छोटा सा C होता है, उसके अंदर आप कंट्रोल ऑफ एक्सटेंसिव विजिबल हेमरेज है, कोई बहुत ही ज़्यादा आपको दिख रहा है, आप वहाँ पे पैकिंग करोगे, टोर्निकेट लगा दोगे। फिर उसके बाद एयरवे को आप देखना है, एयरवे का क्या है, असेसमेंट कैसे है, पेशेंट का नाम पूछेंगे, मैनेजमेंट कैसे है, जो सक्शन करेंगे, कोई ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्वियस ऑब्स्ट्रक्शन है। इसकी जो स्लाइड मैंने बनाई है समरी वाली, हम वहाँ से देख लेते हैं कि अगर कोई ऑब्वियस ऑब्स्ट्रक्शन है तो आपने पहले उसको रिमूव करना है, ठीक है। फिर चिन लिफ्ट एंड जो थर्स्ट कर सकते हैं। ओरोफेरेंजियल एयरवे इफ़ गैग रिफ्लेक्सेस एब्सेंट, दैट इज़ अ प्री रिक्विजिट। ETT पास करेंगे। और अगर वो नहीं कर सकते, क्रिकोथेरोडमी या ट्रेकियोस्टमी। जब आपने एयरवे को एयरवे को मैनेज कर लिया, यू शुड ऑलवेज़ कीप इन माइंड द सर्वाइकल स्पाइन, उसकी स्टेबलाइजेशन बहुत ज़रूरी। एयरवे के बाद है ब्रीदिंग के अंदर आपको बताया कि जितने भी ट्रॉमा पेशेंट्स हैं दे शुड बी गिवन सप्लीमेंटल हाई फ्लो ऑक्सीजन, सबको देनी है। उसके अगर कोई स्पेसिफिक ब्रीदिंग पैथोलॉजी है, टेंशन हीमोथोरैक्स, मैसिव हीमोथोरैक्स, तो उसके अकॉर्डिंग करें। हीमोथोरैक्स में आप चेस्ट ट्यूब डाल के ब्लड उसका सारा निकालो। नीमोथोरैक्स है, नीडल डीकम्प्रेशन कर दो, ठीक है। तो फिर उसकी एवैल्यूएशन कैसे करनी है, एवैल्यूएशन ऐसे करनी है कि उसको चेस्ट मूवमेंट को देखना है, ट्रेकिया के पैल्पेट करना है, डेविएटेड है कि नहीं। परकशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, डल नोट है तो हीमोथोरैक्स है, हाइपर रेजोनेंट है तो इट इज़ नीमोथोरैक्स। देन सर्कुलेशन का मैं एक दफ़ा रिवाइज कर देती हूँ। सर्कुलेशन में हमने क्या डिस्कस किया कि उसके असेसमेंट में सीधा आप ब्लड प्रेशर पल्स करोगे, आपको पता चल गया इस बंदे को हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है क्योंकि उसका BP कम है। तो क्या हम करेंगे कि इमीडिएट फ्लूइड रिससिटेशन, उसको क्रिस्लोइड्स, नॉर्मल सलाइन इलेक्ट्रेटेड रिंगल डालना शुरू कर देंगे और साथ ही साथ उसका क्रॉस मैचिंग के लिए ब्लड भेज देंगे। जब ब्लड वापस आएगा क्रॉस मैचिंग होके तो उसकी जो भी टाइप होगी उसके अकॉर्डिंग हम उसको ब्लड देना शुरू कर देंगे। जब ये सब चल रहा है मीनवाइल हम सोर्स ऑफ हेमरेज आइडेंटिफाई करें। एब्डोमेन के लिए हम फास्ट स्कैन कराएंगे। पेल्विस अभी हम कुछ नहीं करा सकते तो हम पेल्विक बाइंडर लगा देंगे। इफ़ फास्ट स्कैन इज़ पॉजिटिव एंड द पेशेंट इज़ अनस्टेबल विल गो फॉर लेप्रोटमी। सही, तो इस तरह से आप प्रॉपर्ली मैनेज करोगे। अगर कोई एक्सटर्नल उसको ब्लीडिंग, ऑनगोइंग ब्लीडिंग इस तरह का कुछ चल रहा है तो आप ट्रांसैमिक एसिड दे सकते हैं। ट्रांसफ्यूजन के अंदर ये याद रखनी है कि ब्लड इज़ ऑलवेज प्रेफर्ड इन केस ऑफ ट्रॉमा। और क्रिस्लोइड्स आपने सिर्फ तभी देने हैं जब मैनेज नहीं हो रहा ब्लड और क्रॉस मैचिंग हो रही है, तो कुछ तो फ्लूइड्स है ना उस पेशेंट की बॉडी में। तो ये हमारी बात यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, ठीक है।